हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साल 2001 और 2002 में आए थे। हम लोग इन सवालों के जरिए उन सवालों को डिस्कस करेंगे और वो सवाल जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं हम लोग उन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि भविष्य में जो सवाल आएँ वो हमसे आसानी से हो जाए। हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को करना चाहिए। हमारा ये जो वीडियो होगा वो यूपीएससी वालों के लिए तो होगा ही, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य राज्यों के पब्लिक सेक्टर जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो लोग एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो होगा ही, और जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको आपको कंसीडर करना है। पहला है, इट इज़ अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। है क्या? हाँ है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करता है। देखिए, हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, और जो फिस्कल पॉलिसी है ये बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब देखिए, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी सही है। कई सारे संस्थान में ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है, इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी सही है। ये बैंकर्स बैंक है और ये लेंडर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं हम लोग इसको। तो हमारे सवाल में जो चारों स्टेटमेंट है ये सही हो गया, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा है? सी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों स्टेटमेंट सही कैसे है। देखिए, हम लोग बारी बारी से आरबीआई के जितने भी फंक्शन हैं वो पढ़ेंगे इन सवाल के जरिए। सबसे पहला फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना। हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का आरबीआई, वो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, इसको इम्प्लीमेंट भी करता है और इसको मॉनिटर भी करता है। ये तीनों काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक का है। अच्छा, ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा आरबीआई बनाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है हमारे देश में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। देखिए, किसी भी गुड का प्राइस अगर 100 रुपये है तो इसमें अगर हल्की फ्लक्चुएशन होती है, मतलब कि 100 से 102 रुपये या 100 से 98 रुपये होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर 100 से ये 80 पे या 100 से ये 130 पे चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है। हमें मतलब कि आरबीआई को प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी होती है। दूसरा जो काम होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी का कि ये हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी जो मनी फ्लो है उसको वो रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी में मॉनेटरी जो मनी फ्लो है इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे। देखिए, मनी फ्लो कब बढ़ेगा? जब बैंक आपको सस्ते दामों पे लोन देंगे। बैंक आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन कब देंगे? जब हमारे देश में रेपो रेट ये कम होगा, है ना, और जो सीआरआर, एसएलआर इत्यादि ये सब कम होगा। अगर ये सब कम होंगे तो बैंक आपको सस्ते रेट पर लोन देंगे, आपको कम ब्याज लगेगा, आप ज़्यादा लोन लेंगे। अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो पब्लिक के पास जो मनी है वो बढ़ेगी, पब्लिक डिमांड करेगी गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उसकी, और हमारा इकोनॉमी और आगे चल पड़ेगा, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हमारे देश में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। अगला है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आपने सुना होगा। फॉरेन एक्सचेंज 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहली होती है फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर हो गया इत्यादि। दूसरी है एसडीआर, ये आईएमएफ द्वारा इशू किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ पे हम लोग एक अलग वीडियो लाने की सोच रहे हैं। अगर आप आईएमएफ पे, डब्ल्यूटीओ पे इत्यादि पे वीडियो चाहते हैं तो हम नीचे हमें कमेंट में बताएं। अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो हम इसको लेकर के आएंगे। दूसरा है गोल्ड। जो फॉरेन एक्सचेंज है इसमें करेंसी होती है, एसडीआर होती है और इसमें गोल्ड भी होता है। ध्यान दीजिए, अगर सवाल में आपको गोल्ड के अलावा सिल्वर या प्लैटिनम ये रहे तो आपको नहीं होगा। सिल्वर नहीं होता, प्लैटिनम नहीं होता।
कई लोग सोचेंगे कि जो प्लैटिनम है वो गोल्ड से महंगा है, उसको तो होना चाहिए, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। प्लैटिनम नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज में, सिल्वर नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज में, केवल गोल्ड ही होती है। और अगला फंक्शन है आरबीआई का, इशूअर ऑफ करेंसी। ये करेंसी को इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आर्टिकल 22, इसके अंतर्गत आरबीआई हैज़ सोल राइट टू इशू बैंक नोट। केवल आरबीआई ही इशू कर सकता है। और हमारी जो करेंसी है उसको हम लोग कहते हैं इंडियन रुपी। अगला है बैंकर्स टू बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को सीआरआर, एसएलआर इत्यादि मेंटेन करना होता है। इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में, जिसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें पड़ा हुआ है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हर कमर्शियल बैंक को जो सीआरआर और एसएलआर वगैरह है इसको मेंटेन करना पड़ता है। ये मेंटेन करने के लिए जो बैंक है वो आरबीआई के पास एक अकाउंट खोलते हैं। जैसे कि एक बैंक है एसबीआई, राम को कुछ पैसे जमा करने हैं इस बैंक में, तो क्या करेगा, राम जाएगा एसबीआई के पास और अपना एक अकाउंट खुलवाएगा। उसी तरह एसबीआई को अगर आरबीआई में कुछ पैसे जमा करने होते हैं तो वो एसबीआई जाता है आरबीआई के पास और वो एक अकाउंट खुलवाता है। तो आरबीआई जो है वो एसबीआई का बैंक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आरबीआई इज बैंकर टू बैंक्स। अगला फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। एसबीआई को मान लेते हैं कि पैसे की कमी पड़ गई। कैसे कमी पड़ गई? मान लेते हैं कि राम ने 100 रुपये जमा किए थे। राम ने जो 100 रुपये जमा किए थे, एसबीआई ने इस 100 रुपये को लोन के रूप में घुमा दिया। श्याम को उसने 100 रुपये लोन दे दिया। मान लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर वगैरह 0-0 है, इसलिए जो भी पैसा आ रहा है वो पूरा लोन में घुमा दे रहा है एसबीआई। तो देखिए, अगली बार जब राम अपने पैसे निकालने आएगा तो एसबीआई के पास तो पैसे हैं नहीं, क्योंकि उसको लोन में दे चुका है पहले श्याम को, है ना। तो एसबीआई अब राम को कैसे पैसे देगा? वो जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा भैया हमको कुछ पैसे दे दो, हमको आरबीआई जो राम है इसको चुकाना है। तो इस तरह आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देगा एसबीआई को, ताकि वो अपनी जो लिक्विडिटी है वो पूरी कर सके, इसकी जो लायबिलिटी है वो उसको पूरी कर सके। राम ने जो पैसे दिए थे, उसको जमा किए थे, ये एसबीआई की लायबिलिटी है। और जो एसबीआई ने जो लोन दिया था श्याम को 100 रुपये, ये उस बैंक का, एसबीआई का एसेट है। ध्यान रखिए, बैंक का एसेट होता है उसने जो लोन घुमाया है वो, और बैंक का लायबिलिटी होता है उसने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं अपने कस्टमर से वो। तो ये था बैंकर टू बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। अगली है, ये सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए मर्चेंट बैंक का काम करता है। इनके जो एसेट होते हैं उनको मैनेज करता है, और ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी प्रोवाइड कराता है हमारे गवर्नमेंट को। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हम लोग की वीडियो लेंगे सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो आरबीआई है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्रेडिट अवेलेबल कराता है। जैसे कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड की बहुत कमी है। किसानों के पास अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, जो खाद हैं, बीज हैं, ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, और जो बैंक होते हैं वो किसानों को लोन देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? वो डिमांड करते हैं, जो वो लोग कहते हैं कि आपको कुछ ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कुछ और चीज़ें मॉर्टगेज के रूप में रखना पड़ेगा। अब देखिए, खेती किसानी में होता क्या है, खेती किसानी में जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर जो थे, इनके 2 बेटे हुए, फादर एंड फादर। इस फादर के 2 बेटे हुए, ये सन, ये सन, ये सन, ये सन। देखिए, दादाजी के जो बेटे थे उन्होंने बंटवारा कर लिया। अब ये जो बेटे थे, इसके बेटे ने आपस में बंटवारा कर लिया। जो ज़मीन थी इसके पास वो था 20 एकड़, दोनों पिताओं को मिला 10-10 एकड़। अब इस पिता के जो बेटे थे दोनों, उसको मिलेगा 5-5 एकड़। तो देखिए, यहाँ पे ज़मीन फ्रेगमेंटेड हो रही है। ज़मीन पहले दादाजी के नाम पे था, जब उसके बेटों को मिला तब भी दादाजी के नाम पे ही था, अब उसके बेटों को मिला तब भी दादाजी के ही नाम पे है। अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वो ये कहेगा बैंक वाला कि ज़मीन आपके नाम पर होनी चाहिए, जो लोन लेने जा रहा है उसके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। तो आपको जो पट्टा है वो उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो इस कारण से होता क्या है कि जो खेती किसानी वाले लोग हैं उसको बैंक में से लोन नहीं मिल पाता, और वो मनी लेंडर के पास चले जाते हैं, साहूकारों के पास चले जाते हैं। साहूकार उनसे काफ़ी हाई रेट पे लोन देते हैं। जैसे कि देखिए, वो लोग आपसे कहेंगे कि 2 रुपये
सैकड़ में आपको लोन दूंगा। 2 रुपये सैकड़, प्रति वर्ष नहीं, प्रति मंथ 2 रुपये सैकड़। अगर आपने 100 रुपये लिया है तो आपको 2 रुपये देना पड़ेगा हर मंथ। अगर आपने 1000 रुपया लिया है तो आपको 20 रुपया पर मंथ ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लोन पे ले किसी मनी लेंडर से, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे, इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो आरबीआई वो करती क्या है कि वो बैंकों को ये आदेश देती है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को आपको लोन देना है। जो खेती किसानी है, जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं जो कंपनीज, उनको आपको कम ब्याज पे लोन देना है। इस तरह जो आरबीआई है वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए कम रेट पे क्रेडिट अवेलेबल कराती है। दूसरा है, आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर होता है, उसका सुपरवाइजर होता है। तो ये सारे फंक्शन हैं हमारे आरबीआई के। इससे ज़्यादा आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई, आरबीआई, यूपीएससी, अगले जो राज्य के स्टेट सर्विसेज हैं उनके लिए, इससे ज़्यादा आपको आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ना। इसी को आप रिवाइज करते रहिए, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग समझते हैं कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर भी है। तो मेरा पहला शब्द तो सही हो ही गया। आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। मेरा दूसरा भी सही हो गया। इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया कैसे करता है, ये जो और जो संस्थान होते हैं वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा तीसरा भी सही हो गया। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल इशू करती है जिसको ऑक्शन करता है आरबीआई। तो इस तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसको ये हैंडल करता है। जो तीसरा भी, जो चौथा ऑप्शन है ये भी सही हो गया। तो इसका ऑप्शन है सी। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, कौन पहले इस्टेब्लिश हुआ था, कौन बाद में इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए, नाबार्ड का स्थापना किया गया था 1982 में। जो आईसीआई है इसका स्थापना किया गया था 1955 में। और जो आईडीबीआई है इसका स्थापना किया गया था 1964 में। और जो आईएफसीआई है इसका स्थापना किया गया था 1948 में। तो सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था आईएफसीआई। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है पहला, तो मेरा पहला हो गया। इसके बाद कौन बना था? इसके बाद बना था आईसीआईसीआई। कौन सा है? दूसरा, आईसीआईसीआई, ये हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे पे बना था आईडीबीआई, ये बना था 1964 में, तो तीसरा हो गया यहाँ पे ऐसे आईडीबीआई। इसके बाद बना था नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था? 1982 में, इसलिए सबसे अंतिम में हुआ ये। तो मेरा सीक्वेंस बना 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन आया ए। अगर आपको केवल ये पता होता कि सबसे पहले आईएफसीआई बना था 1948 में, तो आप ऑप्शन बी को, सी को या डी को एलिमिनेट कर देते, आपको आराम से पहला ऑप्शन मिल जाता। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आप ये बता दीजिए अभी कि आरबीआई की स्थापना किस साल हुई थी? इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग एन इंडस्ट्री। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है बिजनेस टर्नओवर, तीसरा है लेबर फोर्स, चौथा है पावर कंजम्पशन। विच ऑफ दीज डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। तो देखिए, इसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उतनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी, तो ये साइज को डिटरमाइन करेगा। साइज कैसे बड़ा होगा? अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो पहला मेरा हो गया। अब हम ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। हमने पहला सही कर लिया। देखिए, दोनों ऑप्शन में 4 है, इसलिए 4 सही होगा। तो मेरा फर्स्ट सही हो गया और 4 सही हो गया। अब देखिए, अगर किसी इंडस्ट्री का मुनाफा ज़्यादा है, तो वहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होगा।
फॉर एग्जांपल आप हमारे देश का सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे इस सर्विस सेक्टर का हमारे जीडीपी में काफ़ी बड़ा योगदान है। तो बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको। सर्विस सेक्टर का जो टर्नओवर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, मगर यहाँ पे लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स हमारे इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, मगर उसका टर्नओवर जो है वो काफ़ी कम है, उसका जीडीपी में योगदान काफ़ी कम है। तो अगर आप ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको ए, सी और डी पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों में 3 ऑप्शन है, आप तीनों को काट सकते हैं। तो मेरा आंसर आपको बी सीधे मिल जाता 1, 2 एंड 4। लेबर फोर्स क्यों नहीं होता, इसका मैंने एग्जांपल दिया। सर्विस सेक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो दैट लेबर फोर्स डज नॉट डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं, फिर भी उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर टर्नओवर ज़्यादा है। तो ये मेरा आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एसेसरीजन टाइप का है। अच्छा, पिछले सवाल में आप ये बताइए कि सर्विस सेक्टर का हमारी जीडीपी में कितना पार्टिसिपेशन है। हमारी जीडीपी अगर 100 है तो सर्विस सेक्टर का कितना % पार्टिसिपेशन है हमारी जीडीपी में। अगर आप ये पता करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की भी पता चल जाएगा, और जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना योगदान देता है हमारे जीडीपी में, आपको वो भी पता चल जाएगा। आप इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसको देखते हैं। एसर्शन कह रहा है इंडियाज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड एट एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 50% सिंस 1996। लिबरलाइजेशन के बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। किस रेट से बढ़े? 50% के ग्रोथ रेट से बढ़े। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है। देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो है वो 4% के आसपास है। इसको नहीं आसपास है नहीं, इसको हमारा जो 5 ईयर प्लान है इसने इसको टारगेट किया है 4% को इसको अचीव करने का। एक्चुअली में 1 या 1.5 ऐसा कुछ से ये ग्रो कर रहा है। 4% हमारा टारगेट है 12 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का। इसका रीज़न दे रहा है इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज वेयर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेंटेन्ड इंटरनेशनल क्वालिटी। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ, इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, इसका कारण बता रहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। हमारी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं। हमारे इंजीनियर्स काफ़ी कम पैसे पे काम करते हैं, काफ़ी कम रेट में बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है। जो सर्विस आपको जो वहाँ जो सिलिकॉन वैली है यूएस में, वहाँ पर आपको 100 रुपये में मिलेगी, तो हम लोग उसी सर्विस को 70 से 80 रुपये में प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो कितने ज़्यादा निकल रहे हैं हर साल। इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में होते हैं और वो इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चीप रेट पे लेबर प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो सर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। यूपीएससी का जो GS1 है पेपर, GS1 में आपको पढ़ना होता है लोकेशन फैक्टर। तो देखिए इस सवाल में हम लोग उसके जो एल्युमिनियम सेक्टर है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, इसका हम लोग लोकेशन फैक्टर पढ़ेंगे। सवाल है हिंडाल्को एन एल्युमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेणुकूट ऑज इट्स साइट बेसिकली टू। रेणुकूट में ये स्टैब्लिश क्यों है, क्या कारण है? आंसर दे रखा है proximity of raw materials, abundant supply of power, efficient transport network। चौथा है proximity to market। किस कारण से ये रेणुकूट में स्टैब्लिश किया गया है? आंसर है abundant supply of power, cheap cost of power। आंसर है बी। क्यों है बताता हूँ। देखिए अगर आपको देखिए जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क होता है और होता है बॉक्साइट। हम लोग बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं। ये 2 फेज़ में होता है। पहले हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं, फिर एल्यूमिना से हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं। एल्युमिनियम का साइन होता है Al। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो शायद 13 होता है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए तो हम लोग जब बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं तो करते क्या हैं, हम लोग बॉक्साइट ओर को
क्रश करते हैं, चूरते हैं, उसको धोते हैं और उसको कास्टिक सोडा के साथ मिक्स करके जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं। फिर इसको एक लार्ज फर्नेस में सुखाया जाता है, इसका जो मॉइस्चर होता है इसको उड़ाया जाता है। इसके बाद हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। बॉक्साइट से हमने एल्यूमिना प्राप्त कर लिया। यहाँ पे 50% के आसपास वेट लॉस होती है। अगर आपने 100 किलो बॉक्साइट लिया था तो आपको 50 किलो एल्यूमिना निकलेगा, आपको मिलेगा। और जो बाकी जो 50 किलो हैं वो या तो इम्प्योरिटीज़ के रूप में अलग हो जाएगा और वो मॉइस्चर के रूप में हट जाएगा, वो उड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग एल्यूमिना से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम लोग जो एल्यूमिना हासिल किया था बॉक्साइट में से उसको हम लोग एक बाथ में डिसॉल्व करते हैं और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ये होती है प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है। तो अगर आपको एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करना है तो करना क्या चाहिए, जहाँ पर ओर है, जहाँ पर खदान है बॉक्साइट का, वहाँ पर आप बॉक्साइट को चूर चार के जो एल्यूमिनियम है वो निकाल लीजिए। जो एल्यूमिना ALUMINA एल्यूमिना निकाल लीजिए। इस एल्यूमिना को आप ढो करके लाइए फैक्ट्री के पास। ये फैक्ट्री कहाँ बसी होगी, ये फैक्ट्री वहाँ बसी होगी जहाँ आपको चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा मात्रा में मिले और सस्ता मिले। वो सबसे अच्छी जगह होगी इस एल्यूमिनियम फैक्ट्री को लगाने की। तो आपने खदान के पास से एल्यूमिना निकाल लिया, एल्यूमिना को लेकर के आए आप इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में आपने इलेक्ट्रिसिस करके आपने एल्यूमिनियम का निर्माण किया। इसी कारण से जो हिंडाल्को कंपनी है वो रेणुकूट के पास स्थित है। यहाँ पर आप उसको एबंडेंट सप्लाई पावर की मिलती है। कहाँ से मिलती है, नेशनल थर्मल पावर रिहंड यहाँ से मिलती है और रेणु सागर से इसको बिजली मिलती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, abundant supply of power is the main reason behind establishment of Hindalco at रेणुकूट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू RBI। देखिए, सरकार 100 रुपये खर्च करती है, यह है सरकार का एक्सपेंडिचर। सरकार ने टैक्स लगा करके और दूसरे माध्यम से पैसे जुगाड़ती है, वो होता है सरकार का रेवेन्यू। मान लेते हैं कि सरकार ने 80 रुपया जुगाड़ा टैक्स कलेक्ट करके, खर्चा कितना हो रहा है 100 रुपये। आम दिन ने ठंडी, खर्चा रुपया। तो देखिए, जो बीच का जो गैप है 20 रुपये का, ये तो कम पड़ रहा है, तो सरकार को जो 20 रुपये है इसको जुगाड़ना पड़ेगा। ये 20 रुपया सरकार लाएगी 2 स्थानों से, अगर सरकार की इच्छा हो तो। पहला स्थान है इंटरनल डेब्ट के थ्रू, इंटरनल डेब्ट, और दूसरा है एक्सटर्नल डेब्ट के थ्रू। अगर सरकार किसी दूसरे देश से लोन लेती है, किसी दूसरे देश से कर्ज लेती है, वो होता है एक्सटर्नल डेब्ट। या सरकार किसी दूसरे देश के मार्केट में जाकर के बॉन्ड इशू करती है, वो आएगा एक्सटर्नल डेब्ट के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि सरकार ने विदेशी नागरिकों से पैसा लिया है उधार। अगर सरकार अपने ही देश में बॉन्ड जारी करके अपने ही देश के बैंकों से लोन लेती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल डेब्ट। घरेलू लोगों से, अपने आदमियों से सरकार ने लोन लिया। तो हमें सवाल में बताना है कि विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेब्ट। कौन कौन सी चीज़ें इंटरनल डेब्ट के अंतर्गत आती हैं। पहला देख लेते हैं मार्केट बोरोइंग। सरकार ने भारतीय मार्केट में कोई बॉन्ड इशू किया, ये भारत के लोग खरीदेंगे, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो खरीदेंगे, अपने घर का पैसा जाएगा यहाँ पे 20 रुपये में। तो जो पहला ऑप्शन है ये सही है, मार्केट बोरोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं, आपको एग्जाम्स में काम आएंगे। देखिए, एक होता है ट्रेजरी बिल जो कि सरकार इशू करती है, इसको हम लोग शॉर्ट में टी बिल्स भी कहते हैं। दूसरा होता है कमर्शियल बिल्स, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल क्यों इशू करता है सरकार, वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करने के लिए सरकार ये जो ट्रेजरी बिल है उसको इशू करती है। इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 1 साल से कम होती है। सरकार 3 तरह की इशू करती है, 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे ट्रेजरी बिल और 364 डेज ट्रेजरी बिल। आप इस ट्रेजरी बिल को खरीदिए, 365 जो यहाँ पर दिन दिया हुआ 364 दिन, इतने दिनों के बाद आपका जो बिल है वो मैच्योर हो जाएगा, इसके आप पैसे ले सकते हैं दूसरी बार।
आपको एक बात ध्यान देना है कि जो बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, मगर इसको ऑक्शन करता है आरबीआई। ट्रेजरी बिल्स ऑर ऑक्शन्ड बाय आरबीआई। ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जो ट्रेजरी बिल का होल्डर है वो फेस वैल्यू प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि ट्रेजरी बिल का जो फेस वैल्यू मतलब जो उस पर लिखी होती है, ये मान लेते हैं कि बिल है, इस पे लिखा हुआ है 100 रुपया, ये इसकी फेस वैल्यू है। जो होल्डर है ट्रेजरी बिल का, जो खरीदार है, वो इसको 80 रुपये में खरीदेगा, 91 दिन तक रखेगा, फिर इसको मैच्योरिटी खत्म होने के बाद ये जा करके लौटा देगा सरकार को। तो जब वो लौटाएगा तो उसे 100 रुपये मिलेंगे। फ़ायदा कितने का हुआ? उसको फ़ायदा 80 रुपये का हुआ। ये होता है फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू। इस ट्रेजरी बिल को कौन कौन खरीद सकता है? इस ट्रेजरी बिल को खरीद सकता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक। ये सारे जो हैं वो ट्रेजरी बिल खरीदते हैं। जो बैंक हैं वो अपना SLR रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं। मैंने आपको बताया था कि SLR क्या होता है। SLR उसके NDTL का, किसी बैंक के नेट डिमांड एंड टैब लायबिलिटी का वो पोर्शन होता है जो उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये जो SLR है वो बैंक अपने पास मेंटेन करता है। इसको वो कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, या वो सिक्योरिटीज़ जो RBI द्वारा अप्रूव किए गए हैं उन्हीं के रूप में वो मेंटेन कर सकता है। तो यह है ट्रेजरी बिल के बारे में सारी जानकारी। तो मेरा आंसर A सही हो गया, B सही हो गया। और जो RBI जो सिक्योरिटी इशू करती है वो भी इंटरनल डेप्ट के अंदर आता है। तो मेरा 1 भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। आंसर कौन सा हो गया? D। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब आपको एक जवाब ये देना है कि ये तो था एक्सपेंडिचर और ये था इनकम, रेवेन्यू। तो ये बताइए कि जो बजट में होती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, क्या कहलाता है? इसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू का माइनस। अगला सवाल है, ए कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेब्ट ट्रैप इफ इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। इट हैज़ टू बोरो to make interest payment on outstanding loans. It has been refused loan or aid by creditors abroad. The World Bank charges very high rate of interest on outstanding as well as new loan. तो देखिए, यहाँ पर आपको ये पता करना है पहले कि आखिर डेब्ट ट्रैप होती क्या है। तो डेब्ट ट्रैप वो सिचुएशन होता है जब आपके जो प्रेजेंट डेब्ट है, आपने जो कर्जा लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए आप नया कर्जा लेते हैं, तो ये होती है डेब्ट ट्रैप। इसमें होता क्या है? इसमें मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लिए थे 2 सालों के लिए। इन समय में 2 साल के अंत में आप वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे बैंक में जा कर के लोन ले लेंगे ताकि वो इस लोन को चुका सकें। ये होता है डेब्ट ट्रैप। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो रहा है। इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट, पहला सही हो रहा है, दूसरा भी सही हो रहा है, तीसरा और चौथा गलत हो रहा है। मगर पहले ए और बी में एक आपको चीज़ दिखेगी, वो है आउटस्टैंडिंग लोन एंड स्टैंडिंग लोन। इन दो वर्ड को हम लोग समझते हैं। अब पहले देखते हैं कि स्टैंडिंग लोन क्या होता है। इट इज़ अ लोन वेयर पेमेंट्स आर मेड ऑफ इंटरेस्ट ओनली एंड जो प्रिंसिपल है वो अंत में देना होता है। आपने 2 साल के लिए लोन लिया तो आप 2 साल तक बस जो इंटरेस्ट है वो चुकाते रहेंगे, और आपका जब 2 साल ख़त्म हो जाएगा तब जाकर के आप जो प्रिंसिपल लिया था, आपने जो मूल्य लिया था, उसको आप चुकाएंगे। ये होता है स्टैंडिंग लोन। और जो आउटस्टैंडिंग होती है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, वो होती है मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो डेब्ट ट्रैप में क्या हुआ था? जब डेब्ट ट्रैप हुआ था तो हम लोगों ने अंत में जो भी मूल था और ब्याज था, दोनों चुकाने के लिए दूसरे बैंक से लोन लिया था। तो यहाँ पर जो केस हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग लोन का हो रहा है। मैंने जो मूल लिया था और उस पर जो ब्याज जमा हो गया है, उसको चुकाने के लिए हम लोगों ने जो लोन लेते हैं वो डेब्ट ट्रैप के अंदर आता है। मेरा आंसर हो गया ए।
पिछले इस साल के और पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वे में एक टॉपिक बार बार आ रहा है, वो है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। ये क्या होती है? मान लेते हैं कि माल्या ने जाकर के एसबीआई में से लोन लिया। जो माल्या है वो लोन चुका नहीं पाया, एसबीआई माल्या से लोन वसूल नहीं कर पा रही। एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई उस लोन को एवरग्रीन कर देगा, मतलब जो लोन उसने 2 साल के लिए लिया था उसको वो बढ़ा देगा। तो इस तरह उसका जो लोन है वो ग्रीन होता रहेगा बार बार। इसको हम लोग कहते हैं एवरग्रीनिंग। ऐसा ही एक और टॉपिक है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, इस पर हम लोग एक अलग वीडियो बना सकते हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ये जो क्वेश्चन है वो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पे है। 1998 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी इम्प्लाइज दैट Indian rupee can be exchanged by the authorized dealer for travel, that Indian rupee can be exchanged for any major currency for purpose of trade and goods and services. तीसरा ऑप्शन, that Indian rupee can be exchanged for any major currency for purpose of trading financial asset, और none of the above. करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पे ही सवाल पूछा गया 2002 में। फिर से सवाल था, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी may mean what? Its free float with international currencies, its direct exchange with any other international currency as prescribed place and inside the outside the country. आप इस करेंसी को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी इंटरनेशनल करेंसी से एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, इनसाइड और आउटसाइड कंट्री। आप कंट्री के भीतर या बाहर किसी खास जगह पे इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक सेंटर बना होता है, एक ऑफिस बनी होती है। तीसरा ऑप्शन, इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी। तो देखिए, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है, बार बार आता रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इज द ईज with which a country's currency can be converted into gold or any other currency। अगर आप पूरी तरह अपनी करेंसी को, देखिए हमारी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी रुपी है। मान लेते हैं कि हम बाहर जाते हैं यूएस में घूमने, हम लोग यूएस में घूमने जाएंगे, तो अगर वहाँ पर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपसे रुपी तो लेगा नहीं, इसका क्या करेगा? वो आपसे डॉलर मांगेगा। अगर आप कोई सुविधा लेना चाहते हैं यूएस में, कोई होटल बुक करना चाहते हैं या कुछ खाना पीना चाहते हैं वहाँ के रेस्टोरेंट में, तो आपको डॉलर चाहिए होती है। ये डॉलर आपको कहाँ से मिलेगा? ये डॉलर आपको मिलेगा अपने जो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ से मिलेगा। तो अगर आप काफ़ी आसानी से अपनी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो होती है फुल कन्वर्टिबिलिटी। Full convertibility of Indian rupee will mean that rupee is freely exchangeable into other international currencies and vice versa। आप रुपी से डॉलर में जाइए या आप डॉलर से रुपी में जाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है फुल कन्वर्टिबिलिटी फॉर एनी पर्पस। आपको वहाँ पे घूमना है, आपको कोई ज़मीन बुक करनी है। देखिए, अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वहाँ जाकर के, यूएस में जाकर के, आप यूएस में जाकर कोई बंगला खरीदते हैं, वो होती है कैपिटल अकाउंट। आप कोई वहाँ पर जाकर के आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो आता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। अगर वहाँ पर जाकर के आपने बस घुमा फिरा, वहाँ पर आपने कोई शिक्षा हासिल की, वो आएगा करेंट अकाउंट। तो अगर आपने करेंट अकाउंट में खर्चा करने के लिए अगर आपने रुपये कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरी तरह कन्वर्टेबल है, मतलब कि आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं कितना भी करंट अकाउंट के खर्चे के पूरा करने के लिए। मगर अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कोई बॉन्ड खरीदना चाहते हैं यूएस में जाकर के, तो वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। और इस अकाउंट में खर्चा करने के लिए हमारे सरकार ने इस कन्वर्टिबिलिटी को रिस्ट्रिक्टेड रखा है, मतलब कि आप एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि करंट अकाउंट पे इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल है और कैपिटल अकाउंट पे इंडियन रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल है। तो अभी हमने समझा कि करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, फुल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल आपको ईजी लगेगा।
फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी में मीन इट्स फ्री फ्लोट विथ इंटरनेशनल करेंसीज। फ्री फ्लोट मतलब कि अगर डॉलर का रेट चेंज करेगा तो रुपये का रेट चेंज करेगा। ये जो वर्ल्ड करेंसी है उस पर पैक्ड है, फ्री फ्लोट कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई पे। ये सही है। अगर आपने करेंसी को पूरी तरह कन्वर्टेबल बना दिया है तो आपकी करेंसी फ्री फ्लोट होगी। अगर आपकी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो आपका जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होगा, अगर डिमांड घटेगा तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होगी। दूसरा देखिए, इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विथ एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी कैन बी डन। आप उस करेंसी को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। यस, अगर आपकी करेंसी फुली कन्वर्टेबल है तो आप उसको कहीं भी किसी खास जगह पे किसी खास ऑफिस में अगर कोई बनाया गया है तो वहाँ पे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। भारत में वो होगी, वो ऑफिस यूएस में भी होगी। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। तीसरा देखते हैं, इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी। अगर अभी हमारी करेंसी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ की जो जनता है वो इस रुपये को एक्सेप्ट करने से कतराएगी। वो ये कहेगी कि आपकी रुपी पार्शली कन्वर्टेबल है, आप जो पैसे देंगे हो सकता है उसको हम डॉलर में एक्सचेंज ना कर पाएँ, इस रुपये का हम करेंगे क्या। अगर आपकी करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल होगी तो उसको ये संकोच नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि आप चाहे उसको कितने भी रुपए दे दें, उसको अमेरिकन जनता कन्वर्ट करा सकती है डॉलर में। तो आपकी जो करेंसी है वो एक तरह से किसी भी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी की तरह बिहेव करने लगेगी। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 सही, 2 सही, 3 सही। मेरा आंसर कौन सा हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे ऐसे मेरा हो गया डी। अगर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट लगा देता और आपने अगर डी मार दिया होता तो ये बहुत ही बड़ा पाप होता। तो ध्यान दीजिए, ऐसी गलतियां करना यूपीएससी एग्जाम में पाप होता है, इसकी कहीं आपको क्षमा नहीं मिलेगी। बाकी लोग क्रॉस कर जाएंगे कट ऑफ, हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आपको नोट पे ध्यान देना है, कहाँ नोट लगा हुआ है कहाँ नोट नहीं लगा हुआ है, इसको आप ध्यान दे करके अपना जो ओएमआर शीट है उसको रंगिए। आंसर हो गया मेरा डी। अगला सवाल पॉपुलेशन के ऊपर है। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। फेज़ 1, यहाँ पे जो लिस्ट 1 में वहाँ पे फेज़ दिया हुआ है, जो पीरियड वो दिया हुआ है, और लिस्ट में आपको फेज़ दिया हुआ है। पहला पीरियड है 1901 से 1921, दूसरा है 1921 से 1951, तीसरा है 1951 से 1981, चौथा है 1981 से 2001। इन सब पीरियड में आपकी पॉपुलेशन किस तरह ग्रो हुई वो बताया गया है लिस्ट 2 में। स्टेडी ग्रोथ, रैपिडली हाई ग्रोथ, स्टैग्नेंट ग्रोथ, हाई ग्रोथ विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन। तो देखिए, किसी भी देश की जनता वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज में क्या होता है? पहला फेज में होता है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ रेट हाई क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोसीजर होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। देखिए, अभी कई सारे प्रोसीजर हैं आपको मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करके आप जो बर्थ रेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय क्या होता था कि जो डेथ रेट होती थी वो काफ़ी हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो उतनी अवेलेबल नहीं होती। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, नेटल मोर्टिलिटी रेट ये सारी हाई होती है, चाइल्ड मोर्टिलिटी भी हाई होता है। इस कारण से बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट हाई होता है। चूँकि डेथ रेट हाई होता है इसलिए पेरेंट ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाएँ। देखिए, पेरेंट को पता है, माता पिता को पता है कि अगर हमें 5 बच्चे होंगे तो 5 में से 3 मर जाएंगे। तो वो लोग चाहते क्या हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव करें। तो उस समय हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट ये होती है पहला फेज़। इसके बाद क्या होती है? थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है और उसके बाद बर्थ रेट हाई ही होता है, डेथ रेट में कमी आती है। जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी होने लगती है, सुख सुविधाएं मिलने लगती है, अस्पताल खुलने लगते हैं, तो जो डेथ रेट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मगर जो नेचर है इंसानों का वो चेंज नहीं करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते रहते हैं। इसी कारण जो दूसरा फेज़ है वो होता है हाई बर्थ रेट का और लो डेथ रेट का। तीसरा जो फेज़ है ये था दूसरा फेज़, पहला फेज़। तीसरे फेज़ में क्या होता है? यहाँ पे जो डेथ रेट है ये तो लो होती ही है, जो लोग हैं वो अपना नेचर बदलने लगते हैं और वो बच्चे कम करने लगते हैं, तो वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाती है। ये होता है थर्ड फेज़।
ये जो सारे फेजेस हैं ये आपको सोशियोलॉजी की जो बुक है शायद क्लास 12th के एनसीईआरटी है, इसमें आपको मिल जाएगा। आपको जो GS1 में पार्ट है सोशियोलॉजी वाला पढ़ना, आपको एनसीईआरटी से ही पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको केवल आंसर राइटिंग चाहिए होती है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के पहले आपको हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन लाते रहेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद हम लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग का एक स्पेशल सेशन करेंगे। तो देखिए, हमारे देश में जो अलग अलग पीरियड में अलग अलग ग्रोथ रेट था, 1901 से 1921 यहाँ पे हमारे यहाँ जो डेथ रेट था काफ़ी ज़्यादा था। सरकार का काफ़ी रेप्रेशन था, सरकार गोलियाँ चलाती थी, वहाँ पे अस्पताल का बहुत ज़्यादा किल्लत थी, लोगों को अस्पताल वगैरह नहीं मिल पाता था, जो हेल्थ सुविधाएं वो काफ़ी कम थी। तो इस कारण से हमारे यहाँ जो डेथ रेट था वो काफ़ी हाई था। इसको हम लोग कहते हैं स्टैग्नेंट ग्रोथ फेज़। स्टैग्नेंट ग्रोथ फेज़ ये था 1901 से 1921 तक। इसके बाद का जो फेज़ आया वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ होना शुरू हुआ। क्यों ग्रोथ होना शुरू हुआ? क्योंकि हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़ेक्टिवली पार्ट लेने लगी। गांधी जी का दौर शुरू हो गया और हमारी जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो लेजिस्लेचर में पार्ट लेने लग गई। आपने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा कि वहाँ पे दो ग्रुप थे, एक थे स्वराजिस्ट और दूसरे थे नॉन स्वराजिस्ट। तो इनमें से जो एक ग्रुप था वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इंटर करने के लिए जोर दे रहा था, वो लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने के लिए जोर दे रहे थे। फिर हमने देखा कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो प्रोविजन बनाए गए थे उसमें भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई थी कई राज्यों में। तो जब भारतीय लोगों ने सरकारें बनाई तो उन्होंने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, अस्पतालों का निर्माण किया। इस कारण से वहाँ पे डेथ रेट तो जो बर्थ रेट थी वो तो जो थी वो थी, डेथ रेट कम होने लगी। इस तरह पॉपुलेशन में थोड़ा सा ग्रोथ आने लग गया। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्टेडी ग्रोथ पीरियड। तो जो दूसरा पीरियड है 1921-1951 का, ये होता है स्टेडी ग्रोथ पीरियड। इसके बाद जो आज़ादी के बाद हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसके कारण वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन बूम आया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इस पीरियड ये जो पीरियड था वो पीरियड था 1951 से 1981। ये पीरियड था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ये मिल गया सेकेंड से, रैपिड हाई ग्रोथ रेट। इसके बाद हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो गई, लोगों की भावनाएं बदलने लग गई, अब उनका जो बर्थ रेट है वो कम होने लगा। तो हम लोग ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। तो जो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन मिल गया वो मिल गया 4 से, डी मिल गया 4 से। कहाँ कहाँ मिला? ए कट गया, डी कट गया। बी और सी में देख रहे हैं हम लोग डी 4 से है और ए मिल गया था 3 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए मिल रहा है 3 से केवल सी में। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो सोशियोलॉजी वाला जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अब हम आपको देंगे कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। पहले सवाल हमने पूछा था कि आरबीआई को एस्टैब्लिश कब किया गया था, आपको वो साल बताना था। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये क्या होता है? बजट डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, क्या होता है आपको ये बताना था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं अब, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट व्हाट? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, GNP at market price minus depreciation plus net factor income from abroad, GNP at market price minus depreciation and indirect tax plus subsidies, GNP at market price minus factor income from abroad। देखिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है मैंने आपको समझा चुका है पहले, GNP क्या होती है मैंने आपको पहले समझा दिया है। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ये पूरा जो लिंक दिया रखा है वीडियो का, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पहुँच देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि नेशनल इनकम क्या होता है। पांचवा सवाल कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के बारे में आपको पढ़ना है GS3 के अंतर्गत। फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक इज नॉन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस, सीलिंग प्राइस। आपको इन चारों सवालों का जवाब देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ पे और अधिक वीडियो चाहते हैं, अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।